22 मिनट के बाद सुबह के 11:15 पर एक फ़ोन जाता है पीड़िता के पेरेंट्स के पास, विक्टिम के माता-पिता के पास, और उनको ये बोला जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। जिसको सुन के पेरेंट्स पर क्या बीती होगी, आप खुद सोच सकते हैं। इसके बाद तुरंत पुलिस को बुलाया गया, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई और इन्वेस्टिगेशन के दौरान सिर्फ एक आदमी पर फोकस किया गया, जो कि सुबह 4 बजे करीब सेमिनार हॉल से निकलता हुआ देखा गया सीसीटीवी फुटेज के अंदर, जिसने एक स्लीवलेस टी शर्ट्स पहनी हुई थी और शॉर्ट्स पहने हुए थे। कितना शॉकिंग लगता है जब कोई मेडिकल कॉलेज के अंदर ये हादसा होता है और उस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल ये स्टेटमेंट दे कि देर रात अकेले सेमिनार हॉल के अंदर नहीं जाना चाहिए था उस लेडी डॉक्टर को, उस पीड़िता को, उस विक्टिम को। कितना एक इररिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल होने के बाद आप ऐसी स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है पूरे कॉलेज की। कितना गैर जिम्मेदाराना ये स्टेटमेंट था। मतलब उस पीड़िता के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने गलती करी। उसने वहाँ सोने की गलती करी, जाके आराम करने की गलती करी अपने ही कॉलेज में, अपने ही हॉस्पिटल में, या उस हॉस्पिटल के अंदर दाखिला लेकर उसने गलती करी? सवालिया निशान है। इस दुर्घटना के बाद बंगाल गवर्नमेंट ने बजाय इसके कि इस प्रिंसिपल को डिसमिस करे, सस्पेंड करे, इसको बचाने के लिए, जबकि इसने रेजिग्नेशन दे दिया था, बचाने के लिए इसको कलकत्ता में ही नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाकर वहाँ बिठा दिया इसे। गवर्नमेंट ने भी बड़ा ही इररिस्पॉन्सिबल और इनसेंसिटिव एटीट्यूड दिखाया इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद। आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जी हाँ, यही नाम है इस कॉलेज का, और इसके प्रिंसिपल का नाम है संदीप घोष, जिसने अपनी रेजिग्नेशन की पेशकश करी और बोला, मीडिया के सामने ही बोला कि मैं रिज़ाइन देता हूँ, मैं अपने इस पद से इस्तीफ़ा देता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको इस्तीफ़ा नहीं देने दिया, इसको दूसरे कॉलेज में शिफ्ट कर ट्रांसफ़र कर वहाँ का इसे प्रिंसिपल बना दिया। इसी बात से कितना आपको अजीब लगेगा सुनकर कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, गवर्नमेंट इसको बचाने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर लोगों में आक्रोश आया, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स वहाँ पे थे उनमें आक्रोश आया, और जो इस पीड़िता के पेरेंट्स थे उनको आक्रोश आया, उनको गुस्सा आया कि ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने। 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट एक ट्रेनी डॉक्टर, जो कि 8 अगस्त 2024 की रात को 11 बजे अपने माता पिता से फ़ोन पर बात करती है। 11 बजे बोलती है उनको कि काफ़ी लेट हो गई है, आप लोग सो जाइए, मैं भी अब खाना खाकर आराम करने चली जाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि 36 घंटे से लगातार ये ड्यूटी कर रही थी। इतनी खतरनाक ड्यूटी करते हैं डॉक्टर्स दूसरों की जान बचाने के लिए कि इनको रेस्ट का मौका नहीं मिल पाता कभी कभी। ये बात कर और उनको पेरेंट्स को बोलकर कि सब ठीक है, उसने फ़ोन रख दिया और उसके पेरेंट्स भी सो गए, आप भी सो गए, हम भी सो गए, सारी दुनिया सो गई आराम से, सब अपने अपने घरों में सो गए। इस लेडी डॉक्टर ने अपने कलीग्स के साथ रात को डिनर किया और डिनर करने के बाद ये रात 2 बजे सेमिनार हॉल में जाकर आराम करने चली गई। इसने सोचा वहाँ पे खाली बेड होंगे, वहाँ पे जाकर मैं आराम कर लेती हूँ, तो ये वहाँ पे आराम करने चली गई। सुबह 7:30 बजे उसी सेमिनार हॉल से इस लेडी डॉक्टर की लाश बरामद हुई, जिसके ऊपर कम से कम 10 ऐसे खतरनाक घाव थे जिसको अगर मैं आपको बताने लग जाऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मतलब खून भी खौल उठेगा, ऐसी बर्बरता हुई इसके साथ। सुबह 10:53 पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ने फ़ोन किया इसके पेरेंट्स को, लड़की के पेरेंट्स को, डॉक्टर के पेरेंट्स को,
कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, अगर आप आ सकते तो आ जाइए। ठीक 22 मिनट बाद इसी आदमी ने दोबारा से फ़ोन किया इसके पेरेंट्स को, लड़की के पेरेंट्स को, डॉक्टर के पेरेंट्स को, और बोला कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया है। जिसको सुनकर पेरेंट्स के होश उड़ गए, उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये एक लौती बच्ची थी इनकी। पेरेंट्स ने कहा रात को सब ठीक था, उन्होंने यही सोचा कि अचानक सुबह ये क्या क्या हो गया, ये सब कैसे हो गया। संजय रॉय नाम था उस दरिंदे का, उस राक्षस का, जिसने इसके साथ, लड़की के साथ, लेडी डॉक्टर के साथ ये बर्बरता करी। सुबह 4 बजे इसको सीसीटीवी फुटेज के अंदर इस सेमिनार हॉल से निकलते हुए देखा गया, और जब इसके फ़ोन की लोकेशन ट्रैक करी गई तो नज़दीक के पुलिस बैरक में वो मिला इसका फ़ोन, और वहाँ पे जाके पुलिस ने देखा तो वहीं जाकर ये सोता हुआ मिला, और इसे पुलिस ने वहाँ से दबोच लिया, इसे धर पकड़ा। क्योंकि इस आदमी के ईयरफोन्स जो थे वो क्राइम सीन से बरामद हुए, तो इसने कन्फेस भी कर लिया, कन्फेशन भी कर लिया कि इसी ने जो है इस लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया है, उसकी हत्या करी है, बर्बरता करी है। इस भयानक वारदात को इसी ने अंजाम दिया। पुलिस ने तुरंत पोस्टमार्टम टीम को बुलाया और आनंद फानंद में लड़की की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, जांच करनी शुरू कर दी, और इस कल्प्रिट के संजय रॉय के फैमिली मेम्बर्स को बुलाया, और पुलिस के भी होश उड़ गए ये सुन के, जब फैमिली मेम्बर्स ने बताया कि ये संजय रॉय की 4 शादियां हो चुकी है और 4 बीवियां भाग चुकी है, क्योंकि ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, डोमेस्टिक वायलेंस करता था, तभी इसकी बीवियां छोड़ के भागी है। इसके नाम पर काफ़ी कंप्लेंट्स पहले से दर्ज थी थाने में। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कल्प्रिट बहुत आसानी से सामने आ गया, और इसने कन्फेशन भी कर लिया, और पुलिस इस केस को ओपन एंड शट केस मानकर क्लोज करना चाह रही थी, जो कि वहाँ के डॉक्टर्स, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स थे, उनकी बात ये गले नहीं उतर रही थी, और ना ही इसके पेरेंट्स, लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स ने जब अपनी बच्ची की लाश देखी तो उनके भी गले नहीं उतरी, क्योंकि लाश की हालत इतनी बर्बर थी कि पेरेंट्स को पूरा एहसास था कि उनकी बच्ची के साथ एक आदमी ने दुष्कर्म नहीं किया, बल्कि ये एक गैंग रेप है, सामूहिक बलात्कार है। जब इन सबको ये एहसास हुआ तो इन लोगों ने सरकार के आगे गुहार लगाई, जो कि अनसुनी कर दी गई, और फिर भारत सरकार के आगे गुहार लगाई। इन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू किए कि इस केस की जांच सीबीआई के हाथों में सौंपी जाए, क्योंकि बंगाल पुलिस कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। इतनी जल्दी और आसानी से सब कुछ हो गया, कल्प्रिट भी सामने आ गया, उसने कन्फेशन भी कर लिया, प्रोटेस्ट शुरू हो गए, और सीबीआई को जब जांच सौंपी गई तो इस आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने इस सेमिनार हॉल के आसपास जहाँ पे वारदात हुई थी वहाँ पे तोड़फोड़ यानी रेनोवेशन का काम शुरू करवा दिया, ताकि एविडेंस को नष्ट कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए, टेम्पर किया जाए एविडेंस को, ताकि सबूत ना मिल पाए। ये देखकर लोगों का शक यकीन में बदल गया, और पुलिस के ऊपर सवालिया निशान लग गए कि ये कुछ ना कुछ दाल में काला है, या पूरी दाल काली है। इसको देखकर प्रोटेस्ट और ज़्यादा तेज़ी से और उग्र, और आक्रोश और ज़्यादा बढ़ गया लोगों में। पुलिस, बंगाल की पुलिस, बंगाल गवर्नमेंट, आर्जिकल मेडिकल कॉलेज का जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, और डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और वो अपना काम धाम सब छोड़कर वो सड़कों पर बैठ गए, सड़कों पर आ गए। ये धीरे धीरे प्रोटेस्ट बढ़ता चला गया,
पूरे इंडिया में जगह जगह प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए, क्योंकि 14 तारीख हो गई थी, अब तक कुछ पता नहीं चला। और 14 तारीख को डॉक्टर्स ने और पेरेंट्स ने और तमाम लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि एक साइलेंट प्रोटेस्ट आज किया जाएगा। रात के 12 बजे वो लोग प्रोटेस्ट में बैठे, देर रात तक बैठे रहे, और तभी अचानक ट्रक भरकर कहते हैं कि 7,000 लोगों की एक भीड़ आई, दंगाइयों की, जिन्होंने आते ही तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर, जो साइलेंट प्रोटेस्ट करके बैठे थे। प्रदर्शनकारी जो बैठे थे, स्टूडेंट्स थे, मेडिकल कॉलेज के ट्रेनी डॉक्टर्स थे, रेजिडेंट डॉक्टर्स थे, इनके पेरेंट्स थे, तमाम लोग थे। उनके ऊपर अटैक किया और चौथी मंजिल पे ये वारदात हुई थी उस हॉस्पिटल की। लेकिन ये गलती से तीसरी मंजिल पर जाकर इन्होंने तोड़फोड़ मचाई और एविडेंस को टैंपर करने की कोशिश करी। उसी वक्त पुलिस ने रात के 2 बजे आकर इन लोगों की जान बचाई, प्रोटेस्टर्स की जान बचाई, इनको निकाला वहाँ से और इन दंगाइयों को रफा दफा किया, लाठीचार्ज किया। उसके बाद क्या था, तमाम मीडिया और पूरे देश में ये आग की तरह बात फैल गई कि आज ये दुर्घटना घटी है, प्रोटेस्टर्स के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। कमिश्नर ऑफ पुलिस से पूछा गया, मीडिया ने पूछा, तो उल्टा कमिश्नर साहब ने मीडिया के ऊपर ही ब्लेम लगा दिया कि आपकी वजह से जो है ये कांड हुआ है आज का। प्रोटेस्टर्स की जान पर बनाई थी आज। जो लोग यहाँ पे एक विरोध जाहिर कर रहे थे, उनकी जान पर बनाई थी। और पुलिस ने ये भी कहा कि ये किसी भी का भी काम हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज का काम हो सकता है, बीजेपी का काम हो सकता है, या फिर बंगाल की गवर्नमेंट का काम हो सकता है। तो यानी कि अब ब्लेम गेम शुरू हो चुके थे। इसको देख, इस घटना के बाद अगले दिन ही सुबह वेस्ट बंगाल की सीएम ने एक रैली निकाली, मार्च निकाला प्रोटेस्ट का, और सेंट्रल गवर्नमेंट से, बीजेपी से एक गुहार लगाई कि इस केस का जो कल्प्रिट पुलिस ने पकड़ा है उसको कैपिटल पनिशमेंट दी जाए जल्दी से जल्दी। मतलब कि अब ये पॉलिटिकल गेम शुरू हो चुका था इनका। लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। सीबीआई उस तरफ अपनी जांच में लगी हुई थी। सीबीआई को भी कुछ अभी ऐसा कुछ ठोस अभी तक हासिल नहीं हुआ है। जैसे जैसे इसके अंदर आगे अपडेट आएगा मैं आपको सूचित करूंगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत परतें खुलनी बाकी है। क्योंकि इधर प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र किया गया, उसको डिसमिस नहीं किया गया, पुलिस ने तुरंत कल्प्रिट को पकड़ लिया, इमीडिएटली उसने कन्फेशन भी किया, कन्फेस कर लिया, केस क्लोज करने की कोशिश करी गई, सीबीआई की जांच की मांग करी गई, और अभी इसमें और क्या क्या आगे परतें खुलेंगी। जैसे जैसे कुछ आगे आएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। अब ये एक मूवमेंट बन गया है पूरे देश के अंदर, क्योंकि डॉक्टर्स ने अब पेशेंट्स को देखने से मना कर दिया है जब तक इस केस की जांच पड़ताल पूरी ना हो जाए और असली गुनहगार सामने ना आ जाए। फिलहाल इस कहानी से ये लगता है कि किसी भी रेप केस का सॉल्यूशन ये नहीं है कि आरोपी कन्फेस कर ले और उसे पकड़ लिया जाए और उसे तुरंत सज़ा दे दी जाए फांसी की। ऐसा लगता है कि रेपिस्ट के दिमाग से कानून का डर निकल चुका है। उसको मालूम है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट हो जाएगी या फिर मेरे को मौत हो जाएगी, डेथ सेंटेंस हो जाएगी। मेरे हिसाब से कुछ कानून ऐसे बनने चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ऐसे बनने चाहिए जिनमें तुरंत कैपिटल पनिशमेंट यानी कि खतरनाक से खतरनाक सज़ा एक मुकर्रर की जाए, ताकि ये रेपिस्ट जो है वो ये दुष्कर्म करने से पहले 1000 दफ़ा सोचे कि उसको क्या सज़ा मिलने वाली है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए, स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए इन केसेस के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी स्पेशल क्राइटेरिया के अंडर इन केसेस का फैसला किया जाए। आप लोगों की क्या राय है इस मामले को लेकर? क्या सोचते हैं आप लोग इस कहानी को लेकर? क्या कानून होने चाहिए, क्या सज़ाएं होनी चाहिए? प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस चैनल को अपराध की कहानी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसी अपराध की कहानियाँ आपके लिए लेकर आऊँ, आपको अवगत कराऊँ कि देश दुनिया में आज क्या हो रहा है।
तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, अपने चाहने वालों का भी ध्यान रखिए। जय हिंद।